हाय एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शोधार्थी। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ड्यू पीएचडी इंटरव्यू के बारे में। और हमारा फोकस होगा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और आप सभी को जैसे पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 12 तारीख से 12 सितंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। और आप सभी दोस्तों का निवेदन था कि एक आउटसाइडर को लाइए जिनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जिन्होंने मास्टर्स ड्यू से ना किया हो। तो आज मेरे दोस्त विकास हैं जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी वो पीएचडी कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो विकास, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए और एक आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद हम लोग आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर बात करेंगे। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमें आइन किया। और मैं चाहता हूँ कि हमारी तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, जो अपकमिंग एस्पायरेंट स्टूडेंट है, उसकी हम जिस हद तक मदद कर पाए करना चाहिए। बेसिकली जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इंडियन पॉलिटिक्स है। और मेरा जो प्रपोज टाइटल है जिसपे मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो रिविजिटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस। उसमें मैं पांडा डिस्कोर्स को देख रहा हूँ बिहार में। तो अभी मैं ड्यू से ही पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में मास्टर पीएचडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ग्रेजुएशन और मास्टर्स कहाँ से हुआ वो भी बता दीजिए तो। ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ है, श्री अरविंदो कॉलेज से। और फिर मैंने मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पॉलिटिकल साइंस में किया है। तो, तो जैसे आपको पता है कि इंटरव्यू जो होता है काफ़ी फियर होता है जो स्टूडेंट जो इंटरव्यू देने जाते हैं। तो मैं हम्म, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा ड्यू में पिछले बार, उसके हिसाब से आपके आपके अनुसार जो हम जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट यही रहता है कि हम अपने रिसर्च प्रपोजल को कैसे प्रेजेंट करें। कि अगर प्रेजेंट आप अच्छे से करते हैं तो उसके बाद प्रोफेसर जो है काफ़ी अच्छे से इंगेज करते हैं आपसे। तो मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगा कि उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जब हम रिसर्च प्रपोजल जाते हैं और रिसर्च कमेटी के सामने, चाहे जो इंटरव्यू बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं, तो उसके सामने कैसे प्रेजेंट किया जाए, कितना टाइम लिया जाए और कौन सा उसमें सेंट्रल क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। या अगर आप, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि समरी जो आपका रिसर्च का है वो 2 या 3 मिनट में प्रेजेंट करते हैं। तो आपका ड्यू के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। सो ड्यू को रेफरेंस पॉइंट में लेते हुए मैं कोशिश करता हूँ इन सब पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप इलेबोरेट करूँ। जैसा कि मालूम है कि ड्यू में अपकमिंग इसी 12th से, इस सितंबर के 12 से इंटरव्यू शुरू है। सो पहला स्टेप ऑलमोस्ट सारे बच्चे ने कंप्लीट कर लिया होंगे, अपना उस थीम है वो तैयार होगा। अ, वही और बात। उसने प्रपोजल भी सेंड कर दिए होंगे। सो सेकंड थिंग आता है कि हम इसका प्रिपरेशन कैसे करें। स्वाभाविक है कि आपने जो रिसर्च बनाया है जिस थीम पे, उस पे आपकी डेंस रीडिंग होनी चाहिए। और डेंस रीडिंग से मेरा मतलब है कि जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो भी अब्स्ट्रैक्शंस आपने डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही टॉपिक था कि रिविजिटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस। तो हम सोशल जस्टिस को बाउट कर रहे हैं किसी का डेफिनेशन या फिर हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी डेफिनेशंस पोर्शन हो, अब्स्ट्रैक्शंस हो, वो क्लियर होगा, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा। तब क्या है कि आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे पूरे के पूरे, आप अपने थीम को। सो डेंस रीडिंग अगर है, और सेकेंड थिंग जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान, कि आप थोड़ा बहुत अवेयर हो जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, जिस पे जो आप काम कर रहे हैं, बेसिकली जो आपका प्रपोज टाइटल है, उस पे कौन कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी इम्प्लाई हो सकता है। अब जनरली मास्टर्स में क्या है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में डिजर्टेशन लिखवाए जाते हैं, कई जगह ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से। सो नॉर्मल आप प्रपोजल देखेंगे मास्टर से, जो बच्चे डायरेक्ट अपीयर हो रहे हैं वाइवा के लिए, पीएचडी वाइवा के लिए, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड समथिंग इसके अराउंड होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव ये अप्रोचेज होता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप और भी अगर रिसर्च मेथड्स को एक्सप्लोर करके लोकेट कर पाते हो, जैसे कि डिस्कर्सिव है कि नहीं, कंटेंट एनालिसिस है, केस स्टडी है, इस तरह से और प्रिक्यूलियर थोड़ा कर पाते हैं, तो थोड़ा ठीक है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, कि जब आप वाइवा से 3 4 दिन 5 दिन पहले की बात है जैसे, तो आप ये जरूर देखें कि आपका सैम्पलिंग पे कमांड हो। क्योंकि आजकल मोर ओवर द रिसर्च उसमें क्वांट का थोड़ा एलिमेंट होता ही है, और आपको सैम्पलिंग जानना चाहिए। सैम्पलिंग मेथड्स क्या है, क्वेश्चनर कैसे सेट करते हैं, अगर इस पे कमांड होता है तो आपको प्रेजेंट करने में भी वहाँ समस्या नहीं आएगी। ये मोटा मोटी थिंग है कि प्रिपरेशन के दौरान आपको एक कंसंट्रेटेड टॉपिक के अराउंड रीडिंग करनी है, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, जितना भी अब्स्ट्रैक्शंस आपने डाला है वो बहुत क्लियर हो, और उसमें जो इम्प्लाइड मेथोडोलॉजी है उसके आसपास हो, आप लोकेट कर पाएँ, और थोड़ा बहुत सैम्पलिंग प्रोसीजर्स वगैरह ये आप जान पाएँ। अब होता क्या है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, फर्स्ट टाइम भी हो, या फिर कई सारे एमफिल स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड थर्ड टाइम अपीयर होते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में एक जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट चाहिए हमें, कि आपको मान के चलना है कि यू आर गोइंग टू प्रेजेंट देयर। वो जो भी टाइम देंगे आपको, इस रेंजिंग फ्रॉम 5 मिनट से लेकर 7 मिनट जो भी है। सो होता क्या है कि ये, अब जब तक आप साइकोलॉजी नहीं बनाएंगे कि हमको जाके बस आउट करना है, हमको बोलना ही है,
देन यू गेट स्ट्रक देयर कि जब तक कोई पूछेगा नहीं हम क्या बोलेंगे, आप इस प्रोसेस में फंस जाएंगे. सो मेरा एडवाइस यही है कि आप एक माइंड मेकअप करके जाए कि व्हेनेवर यू एंटर इनटू द इंटरव्यू और वाइवा रूम, you have to start uttering once you get introduced by the panel. So जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आप कोशिश करेंगे ड्यू के रेफरेंस में कि आप 3-4 प्रपोजल लेके जाएं. वो एक थोड़ा सा एक अच्छा एट्रिकेट है, स्कॉलरी एट्रिकेट है कि आप 3-4 हम रिसर्च प्रपोजल लेके गए हैं. ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने भी किया था और कई लोग करते हैं, तो वो अच्छा ही रहेगा. एक बार क्या है कि पैनल आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे, आप कहाँ से हैं, आपका रिसर्च एरिया क्या है, कैसे. सो वो आप बोलेंगे कि प्रेजेंट योर रिसर्च प्रपोजल. जैसे ही ये बात आप तक आती है, आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करना है कि यू स्टार्ट विथ योर टाइटल ऑफ योर प्रपोजल. आप प्रपोजल बताएंगे, फिर इसके बाद लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रपोज टाइटल, जो इन्फॉर्मेशन में आपने लिखा है, जो बैकग्राउंड में आप लिखते हैं या इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं, उसको आप बताएंगे. देन आपको लिटरेचर रिव्यूज को स्विच कर देना है, उसको नहीं बोलना है. पास ऑन करके आपको डायरेक्ट आ जाना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, और ऑब्जेक्टिव आप बता पाते हैं. जैसे ऑब्जेक्टिव बताने का मतलब कहीं प्रॉब्लमाइज कर पा रहे हैं आप कि हमको ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं. फिर उसको आप एक, अगर आप हाइपोथेसिस बना पाएँ तो उसको हाइपोथेसिस में बोल दीजिए. और हाइपोथेसिस क्या है कि एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है और स्कॉलरी तरीका है अपने अ, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रेजेंट करने का. सपोज जैसे मेरा ही टॉपिक था पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस. मेरा हाइपोथेसिस था कि अ, जिस तरह से बिहार में पासवान मूवमेंट या अपसर्ज हो रहा है, दिस मूवमेंट विल यू नो कि स्ट्रेंथन द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस इन बिहार. तो एक जो कॉरोलरी है दो ऑब्स्ट्रक्शंस का, उसको अगर आप बता पाते हैं तो एक सेंसिटिव हाइपोथेसिस पुट कर पाते हैं, तो एक अच्छा कैनोटेशन जाएगा. जैसे ही आप हाइपोथेसिस पुट करेंगे, आपको सडनली क्वेश्चंस पे आ जाना है कि आई एम लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चंस एंड थ्रू दिस मेथोडोलॉजी, जो भी आप मेथोडोलॉजी इम्प्लाइड मेथोडोलॉजी बताएंगे. तभी इतना बताने के बाद ही शायद कोई टीचर आपको इंटरजेक्ट करेगा. और आपके बताए हुए, चूंकि नॉर्मली प्रोफेसर के पास टेक्निकली तो प्रपोजल पहुंच जाता है, लेकिन वो गो थ्रू करते नहीं है. सो वंस यू प्रेजेंट योर प्रपोजल, देन ओनली दे विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन यू. उसके पहले उनका कोई वो होता नहीं. द वे यू प्रेजेंट, द मोर इंट्रिकेट विथ योर रिसर्च टीम, रिसर्च पजल्स, तो आपका इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं. एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं इनडायरेक्टली कि इंटरव्यू रूम में कैसा होता है, लैंग्वेज को लेके क्या क्या है. तो ये बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ इसको समझना है कि एक एक मैरिड ऑपरेशन तो है बिटवीन एकेडमिक लैंग्वेज के भी में. देखिए होता क्या है कि अ, एक सोफिस्टिकेशन प्रोफेसर्स के अंदर होता है. आप कोशिश करेंगे कि हम अंग्रेजी से शुरू करें, आप इससे कोशिश करेंगे प्रेजेंट करने का, और उसके बाद जिस एक्सटेंट तक आप कंफर्टेबल है आप अंग्रेजी में प्रेजेंट कीजिए, और जहाँ लगे आपको कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को स्टेट नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप हिंदी का मदद लें. वरना होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि प्रोफेसर का सोफिस्टिकेशन क्या है, ज़्यादातर प्रोफेसर का है, लेकिन कुछ और भी प्रोफेसर हैं जो इंटरटेन करते हैं, लैंग्वेज बैरियर में नहीं जाते हैं. तो अगर आप हिंदी में प्रेजेंट करेंगे तो सम ऑफ द प्रोफेसर स्टार्ट, दे केप थिंकिंग कि हमको क्यों बॉदर करना चाहिए, व्हाई शुड आई आस्क क्वेश्चन दैट विल मेक यू अनकंफर्टेबल. इंग्लिश में वो पूछ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो क्या है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने के लिए कुछ कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पूछ लेंगे और उसमें इंडल्ज नहीं होंगे. तो इट्स माई एडवाइस टू बेटर स्टार्ट विद इंग्लिश एज मच एज यू कैन पुट प्रिसाइजली, और बहुत एफिशिएंटली अगर आप बोल पाते हैं. अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रक कर जा रहे हैं कहीं, देन यू टेक योर वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, और जो भी जैसे आप अपने अंडरस्टैंडिंग को पुट कर पाए. तो ये क्लैरिटी है. जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आपके प्रपोजल और गिवन क्वेश्चंस और जो भी आपका मेथोडोलॉजी है उसके आसपास आप आंसर दें. कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम ही से पूछा जा सकता था कि गोपाल गुरु सोशल जस्टिस को कैसे देखते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा. इससे रिलेटेड हम आपसे पूछा जा सकता था कि रिजर्वेशन का जो डिबेट है काका कलेलकर टू लेके यहाँ तक, उसमें फॉन्ट लाइन्स क्या क्या है, जो भी मंडल कमीशन. सो मेरे कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन भी इंटर रिलेटेड होता है. प्रॉब्लम्स वहाँ होता है जब कोई अब्स्ट्रैक्शन रख देते हैं, उसके थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को आप नहीं समझते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है. तो प्रेजेंटेशन के दौरान आपका साइकोलॉजिकल बूस्टिंग होना चाहिए कि हमको जाने के बाद प्रेजेंट करना ही करना है. आई हैव टू अटर समथिंग जो भी हमने तैयार किया है. सेकेंड थिंग कि जब ही आप लॉजिकली प्रेजेंट करेंगे तब वो इंटरवीन करेंगे. वरना आप इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप टाइटल बोल के चुप हो जाएंगे तो हो सकता है कि पूछ लेंगे कि आपने पढ़ा क्या है, तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आपके लिटरेचर रिव्यू पे. फिर वो धीरे धीरे थोड़ा जो टोन है पूरा डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा. बेहतर है कि आप प्रपोजल बताते हुए आप अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है, हाइपोथेसिस है, क्वेश्चंस है, वन गो में अगर बता पाते हैं आप मेथोडोलॉजी के साथ कि हम ऐसे ऐसे इसको कंडक्ट करेंगे टेंटेटिवली, तो एक बेहतर इंप्रेशन जाता है प्रोफेसर्स के अमाउंट. तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है. सेकंड थिंग ये है कि थोड़ा सा मोड्स में चेंजेस है. अगर जो मास्टर से डायरेक्टली पीएचडी वाइवा के लिए आ रहा है और जो ऑलरेडी एम फिल करके आ रहा है, जो ऑलरेडी एम फिल करके आ रहा है उसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोफेसर एक्सपेक्ट कि देयर बी मोर मेथोडोलॉजिकली साउंड. तो आपको बहुत पिक्यूलियर लेवल पे बताना होता है, वरना दे विल आस्क कि तुम सही से क्या कोर्स वर्क वगैरह नहीं किए क्या. सो ये भी एक कंसर्न है जो सोचना चाहिए. So you have to be methodological sound if you have already been in MPhil and you have done your coursework.
सो ये विकास भाई ये मोटा-मोटी चीज़ था कि हाउ यू प्रिपेयर एंड हाउ यू प्रेज़ेंट द थिंग, और इसके अलावा और भी कुछ समथिंग जो नहीं, आपको नहीं, लग रहा हो? मेरे हुँ, हिसाब से आपने जितनी क्लियरिटी के साथ हुँ, जितने भी पॉइंट होता है रिसर्च प्रपोज़ल को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपने मुझे बताया है। मेरे हिसाब से जो हुँ, अपकमिंग्स जो जितने भी पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लैंग्वेज से हुँ, लेकर रिसर्च प्रपोज़ल के जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उसको आपने कवर किया है। बस एक मैं पॉइंट हुँ, आपसे जानना चाहूँगा कि बोला जाता है कि जैसे आउटसाइडर जो आते हैं, तो आपका आउटसाइडर के रूप में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसा तो नहीं रहा कि अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है? इस पर थोड़ा-सा बहुत ब्रीफली बोलिएगा। और सेकंड, हुँ, आप हुँ, फ़ियर फैक्टर को कैसे कम किया जाए? उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया था? कि उसके लिए कैसे प्रैक्टिस किया था आपने? कि जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोग पीएचडी में रहते हैं और जब खासकर सीरियसली पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो काफ़ी फ़ियर होता है, खासकर इंटरव्यू को लेकर, ऑफ़ कोर्स। कि कैसे टैकल हुँ, किया। तो इस 2 पॉइंट को थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए। ठीक, ठीक। सो बाय एंड लार्ज तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में अब तक आ ही जाता है। आफ्टर डन योर मास्टर्स जब बहुत नेकेड आई से सोसाइटी को देखते हैं, तो एक प्रिजम्पशंस भी है और सम रियलिटी आल्सो एग्जिस्ट कि जहाँ कहीं भी इंटरव्यू है, सम काइंड ऑफ बायसनेस मे एग्जिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता ही है, बट देयर इज़ अ चांसेस। ड्यू को लेके भी ऐसा कुछ परसेप्शंस था हमारे अराउंड भी, लेकिन इसके पहले एक और बातें हैं कि द डोमेन वी आर एंटरिंग, जो प्रोफेसरशिप, लेक्चरशिप में हम लोग जा रहे हैं, और ओवरऑल जो इंटेलेक्चुअल डोमेन और इंटेलिजेंस या एकेडमिक्स में हम जा रहे हैं, तो हम साथ-साथ ये भी कैरी कर रहे हैं कि एक एकेडमिक रिगर भी रहे हमारी कंपेनियनशिप में। तो जो प्रोफेसर्स वहाँ होते हैं, वो ऐसा नहीं कि आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो एंटरटेन करेंगे, क्योंकि अंततः वो भी चाहते हैं कि आप यू ब्रिंग सम कंटेंट विद यू, यू आर वेरी विलिंगली टू डू बेटर रिसर्च, जो आप एकेडमिया में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका तवज्जो वहाँ मिलता है, मैंने यू मस्ट गेट द रिवार्ड देयर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सब प्रिजम्पशन से भरे हुए हैं, प्रिजम्पशंस होते हैं लैंग्वेज रीजन के बेस पे, सम फेवरेटिज्म डू हैपेंस, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा जोन इसी से भरा होता है। आप न्यू कमर्स है, जैसे मैं ही, मेरे केस में मैं ही न्यू कमर्स था, आई वाज अनअवेयर कि हाउ डू कंडक्ट इंटरव्यू एंड ऑल, थोड़ा सा पार्शियलिटी है कि नहीं है, ऐसा तो सराउंडिंग्स में बात होता है, लेकिन वहाँ जाने का मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इवन मैं एक्सपीरियंस किया कि पाँच मेरा मेरा इंटरव्यू 14 मिनट तक चला, सो व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द रूम, तब लोगों को लगा कि इतना अंदर हो क्या रहा था। सो द पीपल, द प्रोफेसर्स गेट इंडल्ज इनटू यू वंस योर कंटेंट इज रिच, और आप थोड़ा विलिंगली शो करते हैं कि भाई हमारे अंदर भी एक एकेडमिक रीगर है। तो मेरा एडवाइस यही है कि आपको इस प्रिजम्पशंस लेके नहीं जाना है, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना है कि होगा भी तो हम इससे परे हैं, हमको प्रेजेंट करना है, और टीचर तवज्जो देते हैं, वो इंटरटेन करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि स्वाभाविक है कि एंजाइटी तो होता है इंटरव्यू को लेके, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वो सेटिंग कैसा होगा। uh, उसमें भी कई सारा एलिमेंट्स है, जैसे लैंग्वेज को लेके मैंने बताया कि लैंग्वेज को लेके भी एंजाइटी होता है कि हम बहुत ही फ्लुएंसी में बात नहीं कर पाते, फ्लुएंट स्पीकर नहीं है। सेकंड थिंग ये भी लगता है कि ऐसा पहले से कोई अनुभव नहीं रहा है। प्रेजेंटेशन का अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में बहुत को दिक्कत होती है, ऑफलाइन होता है तो लोग को लगता है कैसे कन्फ्रंट करेंगे पूरे पैनल को, जहाँ सारे प्रोफेसर्स होंगे। एक फियर तो होता ही है, लेकिन उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। ओवरकम ऐसे किया जा सकता है कि आपको समझना है कि एटलीस्ट दोज हु आर गोइंग फॉर पीएचडी वाइवा, वो तो मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन देयर डोमेन, वो दे नो लिटिल बिट अबाउट देयर सब्जेक्ट्स। सो उस सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप वहाँ कंटेंट करेंगे कि हाँ, आई नो समथिंग अबाउट माई टॉपिक, और उसमें हमको घबराना नहीं है कि आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम नोवेयर और कहीं से आगे हमको पता ही नहीं चल रहा। आई डिसाइडेड टू कम, आई अप्लाइड फॉर दैट, आई नो लिटिल बिट ऑफ माई सब्जेक्ट्स, आई नो लिटिल बिट और मोर देन अराउंड माई सब्जेक्ट। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप इंटर करेंगे तो एंजाइटी को दूर किया जा सकता है। और बस यही है कि इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजिकल, और बाकी एक्सपीरियंस ना रहने पे ये तो चीज़ होता ही है। तो थैंक यू सो मच विकास भाई। आपने काफ़ी अच्छे से मेरे हिसाब से जो भी रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डाउट्स मेजर डाउट्स होते हैं उसको आपने क्लियर किया। मैं लास्ट में चाहूँगा कि अगर आपको कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स या कुछ पॉइंट्स छूट गए हों, और जैसे आपको पता है कि आप अभी कोर्स वर्क कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और 12 से इंटरव्यू भी चालू चालू हो रहा है, तो आपको अगर लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान रखना चाहिए साइकोलॉजिकल या रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप लास्ट में आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। एक एक तो मैं चाहता हूँ कि हालाँकि जो लोग अब तक सेकंड स्टेज में आ चुके हैं, जो ऑलरेडी प्रपोज़ल पे काम कर चुके हैं, उनको पता ही होगा कि जो बेसिक एलिमेंट्स होता है रिसर्च का, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च टॉपिक टू रेफरेंसेस, तो हर एक एलिमेंट्स को आप अवेयर रहें कि व्हाट यू हैव पुट इन योर रिसर्च प्रपोज़ल। टाइटल आपका क्या है, इंट्रोडक्शंस क्या लिखा है आपने, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू कैसे किया है। जनरली कई बार होता है कि लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, वो एक कोर्स वर्क के बाद ही लोग और मैच्योर हो पाता है कि लिटरेचर रिव्यू का बेसिक एसेंस क्या है, कि दो लिटरेचर्स को कैसे एंगेजमेंट करें। लेकिन अगर शुरुआत में बस जो पढ़ा है उसके अराउंड उसको भी पुट कर देते हैं तो वो एक फेयरफुल एक्ट नहीं, उसको भी लेके आगे बढ़ा जा सकता है। फिर जो ऑब्जेक्टिव स्कोप और क्वेश्चन मेथोडोलॉजी वगैरह है, ये तो होना ही चाहिए, और इसी से आपको पिक करके वहाँ प्रेजेंट करना है। तो बस मैं उसको
दोहराना नहीं चाहता हूँ। एक चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस डू मैटर एंड कॉन्फिडेंस ओनली कम्स फ्रॉम व्हेन यू आर कंटेंट रिच। कंटेंट रिच से मतलब है कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक, प्रपोजल स्पेसिफिक थोड़ा प्रैक्टिस किया है आपने, आपको पता है कि इस क्वेश्चन पे हमको ऐसे बोलना है। और सेकंड थिंग है कि बी अटेंटिव, फील गुड कि हमको मिल जाना चाहिए, एडमिशन हो जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि वो एकेडमिक रिगर वहाँ मेंटेन रहेगा, कंटिन्यूम में रहेगा। वरना क्या है कि आप होपलेस होके जाएंगे इंटरव्यू में, तो थोड़ा सा अपना साइकोलॉजिकल बैरियर सामने आ जाएगा। तो बहुत प्रेजेंटेटिव रहना है, लैंग्वेज को लेके जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें बोलना है, और इंटरव्यू रूम के अंदर में आपको कंप्लीट अटेंडेंस में रहना है, जो भी आपका कंटेंट है उसको बस्ट आउट कर देना। ये 3 चीज़ को आप ध्यान में रखे जाइए। एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल हिज पेरेंट्स ड्यू के लिए जो आ रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच कि आपने काफ़ी अच्छे से जो भी पॉइंट है उसको काफ़ी अच्छे से रखा, और हम लोग भी होपफुली कि जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं पीएचडी इंटरव्यू देने उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और काफ़ी लास्ट समय में इस समय खासकर जो भी स्टूडेंट आते हैं उन चाहते हैं कि उनको कुछ क्लियरिटी मिले, और ये वीडियो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लास्ट में जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन होगा कि अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं खासकर उन्हें थोड़ा सा एक सेंस बने पीएचडी इंटरव्यू को लेकर, कि ऐसा कोई आप बहुत बड़ा इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी डर की बात है। तो मैं और उनसे इवन रिक्वेस्ट प्रपोजल करूँगा। भी अप टू मार्क नहीं है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी एलिमेंट्स है और बहुत हल्के तरह से भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स केप्ट रिफॉर्मिंग, वंस यू गेट इनटू द पीएचडी तो वो रिफॉर्म होते रहेगा, तो उसमें भी नहीं घबराना है। द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि जस्ट प्रेजेंट सो वोकली, सो प्रिसाइजली, ताकि वो एकेडमिक रीगर रिफ्लेक्ट हो पाए। हाँ, जब तक समय है, मीनवाइल जस्ट कीप प्रिपेयरिंग अराउंड योर थीम, दैट्स माय ओनली एडवाइस। जी, जी, जी। मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ही आपका इंडल्ज होते हैं और आपसे इंटरैक्ट करते हैं प्रोफ़ेसर। आपने उस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से एलॉबरेट भी किया था। तो मेरे हिसाब से उस पॉइंट पे तो ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और और थैंक यू सो मच आप व्यूअर्स को कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा और वीडियो को शेयर कीजिए लास्ट। थैंक यू।